दिसंबर 2004 इंडियन ओशन में एक डिवास्टेटिंग सुनामी आती है और उस डिवास्टेटिंग सुनामी के इंपैक्ट को मिटिगेट करने के लिए दुनिया की 4 बड़ी डेमोक्रेसी ज्वाइंट रिलीफ फोर्स बनाती है। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया साथ मिलकर इंडियन ओशन में आई सुनामी के इंपैक्ट को मिटिगेट करते हैं और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ये अलायंस जो था, इसी से एक ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंस की नींव रखी जो आज के समय में हेडलाइन बना हुआ है और चाइना की नींद उड़ाते रहता है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने पहली दफा इस अलायंस का प्रपोजल रखा था, जिसके बाद 2008 में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के साथ साथ सिंगापुर भी शामिल हुआ। लेकिन 2008 में चाइना के डर से ऑस्ट्रेलिया ने खुद को पुल बैक कर लिया और ये अलायंस कमजोर पड़ गया। लेकिन फाइनली 2017 में चाइना के जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था इंडो पैसिफिक रीजन में और खासकर साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, उस इन्फ्लुएंस को के मद्देनजर फिर से ये सारे डेमोक्रेसीज एक अम्ब्रेला के अंदर आती हैं एंड फाइनली इन 2017 क्वाड एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। उसके बाद 2019 में पहली दफा इसकी मिनिस्टेरियल टॉक्स होती हैं एंड फाइनली इन 2020 जो मिलिट्री एक्सरसाइज था जिससे ऑस्ट्रेलिया ने खुद को पुल बैक कर लिया था, जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया फिर से एज अ परमानेंट मेंबर रीज्वाइन करता है और उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। 2021 में पहली दफा क्वाड का लीडर समिट्स होता है जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं। हालांकि ये लीडर समिट ऑनलाइन होता है क्योंकि तभी कोरोना चल रहा था, लेकिन तभी उसी साल नवंबर के महीने में क्वाड नेशन के चारों नेता व्हाइट हाउस में आपस में मुलाकात भी करते हैं और ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग अपने आप में एक ऐसा ग्लोबल अलायंस बनकर उभरता है जो चाइना के लिए पेन पॉइंट हो जाता है। तो अभी इंडिया में 11th फॉरेन मिनिस्टेरियल क्वाड समिट हो रहा है, जिसके कारण फिर से ये चर्चा में है। क्वाड जब भी होता है या क्वाड की बात जब भी आती है, चाइना इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हुए चाइना विरोधी बताता है और ग्लोबल पीस के लिए खतरा बताता है। आखिर क्वाड से चाइना को दिक्कत क्या है और आखिर क्वाड इंडिया के स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इंडियन ओशन में और खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे स्ट्रेंथन करता है? ये इंडो पैसिफिक होता क्या है और ये इंडो पैसिफिक आखिर क्यों और कितना जरूरी है? लेट्स डिकोड। अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो न्यू दिल्ली में ये समिट हुआ, 11th फॉरेन मिनिस्टर्स मीट था क्वाड नेशंस का, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वांग, भारत के एस जयशंकर, जापान के तरफ से तोशिमित्सु मोटेगी एंड यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, ये शामिल हुए थे। क्वाड नेशन ने इस बार कुछ स्ट्रेटेजिक मूव भी लिया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दिए हैं, जिसको अगर हम देखें तो दैट इज गोइंग टू बी कि यूएस ड्रॉ अप डील ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड दूसरी बात होगी क्वाड अनाउंसेस मैरीटाइम प्लान्स अमिड हॉर्मुज क्राइसिस। तो इस बार की जो पूरी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की ये समिट हुई है, वहां एक तरफ जहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर कुछ ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुए, वहीं दूसरी तरफ मैरीटाइम सिक्योरिटी और पोर्ट बिल्डिंग को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं। आइए हम समझते हैं। तो अगर मेजरली देखें तो फिजी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ठीक बगल में है, पैसिफिक ओशन का एक देश है, पहली दफा इंडिया किसी दूसरे देश के साथ मिलकर एक पोर्ट बनाने जा रहा है जिसमें यूएस और इंडिया साथ होंगे, साथ में जो क्वाड के 2 नेशंस हैं वो भी होंगे और ये पोर्ट पहली दफा फिजी में बनने को है। तो बोले तो इट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर पोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्वाड। इसके साथ साथ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसको लेकर भी एक डील हुई है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर आप समझें तो क्या होता है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोले तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वैसे तो अर्थ में अबंडेंस में पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन बड़ा ही कॉस्टली है। बोले तो इनको एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेना इकोनॉमिकली चैलेंजिंग है, इसीलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। ये रेयर अर्थ एलिमेंट टोटल 17 होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्कैंडियम से लेकर ल्यूटेटियम तक ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। इनका उपयोग आज के समय में टेक्नोलॉजी की सर्किट बनाने में होता है, जिसे आप चिप बोलते हैं, सेमीकंडक्टर के नाम से आप जानते होंगे, जो मदरबोर्ड में जिसका यूज होता है। बोले तो अगर ये
रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन आता है तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में ही डिसरप्शन होगा, जिसके कारण जो फ्यूचर इकोनॉमी है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो एआई पे बेस्ड है, जो सेमीकंडक्टर के हेल्प से बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स पे बेस्ड है, उन सब के प्रोडक्शन में इंपैक्ट होगा। उस प्रोडक्शन के कारण इंप्लॉयमेंट में भी इंपैक्ट होता है और पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है, जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे अभी के समय में भी चाइना का एक तरफा कब्जा है और अभी बीच में हाल फिलहाल में जो यूएस और चाइना के बीच में तनाव चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेके, तो चाइना अक्सर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई पे एम्बार्गो लगा देता है, जिसके कारण यूएस को भी सफर करना पड़ता है। चाइना के इस मोनोपोली को काउंटर करने के लिए यूएस ने पैक्स सिलिकाना बनाया, एक ऐसा फोरम जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई चेन को मोर रेजिलिएंट एंड रोबस्ट बना सके, और उसे इंडिया ने भी ज्वाइन किया है। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए क्वाड नेशंस ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए इस समिट में एक मेमोरेंडम बनाया है, जिसमें बोले तो डीपेन इंडिया यूएस कॉर्पोरेशन अक्रॉस द क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ सप्लाई चेन। बोले तो जो भी हमारी सप्लाई चेन में है, इसमें हमारे कोलैबोरेशन को डीप बनाना है और उसके साथ साथ जो भी वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के मदद से भी हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेस्ट से भी बेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट निकाल लें, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। और फाइनली प्रमोट कोलैबोरेशन इन फाइनेंसिंग, ताकि ये रेयर अर्थ एलिमेंट और ग्रीन एनर्जी का जो पूरा सेक्टर है, इसमें आपस में ऐसा कोलैबोरेशन हो ताकि फाइनेंस भी आ सके, इन्वेस्टमेंट भी आ सके। एक दूसरे देश के जो फाइनेंसर हैं वो एक दूसरे देश के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसी ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स भी हो, इसके इर्द गिर्द पूरी कॉपरेशन बनी है। तो अगर हम बात करें कि 11th फॉरेन मिनिस्टर मीट से आखिर क्या मिला, तो क्या मिला, पहली बात यह है कि क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के सप्लाई चेन को सिक्योर करने की एक गारंटी मिली है। दूसरी बात कि फिजी में हम एक मैरीटाइम सिक्योरिटी पोर्ट बनाने को हैं, जो इंडिया का पहला ज्वाइंट पोर्ट वेंचर होने को है। ये दो सबसे अहम बात है जो इस बार क्वाड के मीटिंग से उभर के आ रहा है। Nonetheless, the question is what is Indo-Pacific and why it is so significant? तो ये इंडो पैसिफिक जो है वो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के कॉन्फ्लुएंस से बना है। बोलो तो पैसिफिक ओशन का इलाका और इंडियन ओशन के इलाके को जब हम एक साथ देखते हैं तो इस इलाके को हम इंडो पैसिफिक कहते हैं। इंडो पैसिफिक आज के समय में दुनिया की लगभग 50% से ज्यादा आबादी इस रीजन में रहती है, साथ ही दुनिया की 60% से ज्यादा जीडीपी इसी रीजन में रिसाइड करती है। दुनिया में प्रॉफिट कमाने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज मार्केट। अगर सही मार्केट हो, चीप लेबर हो और सप्लाई चेन बना रहे तो पैसा कमाते रहेंगे। ऐसे में जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे कि यूएस एंड जापान जैसे और या फिर चाइना हो, उसका एक ही इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है कि जो भी ऐसे देश हैं जहां मार्केट है वहां हमारा कब्जा हो, जो भी रूट्स हैं जिससे सप्लाई चेन कंट्रोल किया जाता है उस रूट पे हमारा कब्जा हो, और जो भी लेबर है वो सस्ता लेबर हमें मिले। ऐसे में इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है अपने आप में और उससे बड़ा मार्केट है, चाइना अपने आप में एक बड़ा मार्केट है, ये आसियान नेशंस ये भी अपने आप में एक बड़ा मार्केट है। ताइवान के पास सेमीकंडक्टर है, दुनिया के लगभग 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर ताइवान के पास है। जापान भी एक डेवलप्ड नेशन है, इसके साथ साथ साउथ कोरिया भी चिप बनाता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर हब है। इन दैट केस ये जो पूरा रीजन है, ये इंडो पैसिफिक का रीजन फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि फ्यूचर में क्या चाहिए, फ्यूचर में ग्रीन एनर्जी चाहिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत दुनिया ट्रांजिट कर रही है, और ऐसे में क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स, साथ ही ह्यूज मार्केट एंड चीप लेबर, ये कुल मिला के आमदनी की तिजोरी होगा। इस आमदनी की तिजोरी की चाबी किसके पास है? इस आमदनी की तिजोरी की चाबी अभी के समय में तो चाइना के पास है, क्योंकि चाइना का इस पूरे इलाके में वर्चस्व है। इसी वर्चस्व को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हाथ मिलाकर बिना बोले बिना बताए चोरी चोरी चुपके चुपके चाइना के इस इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो क्वाड है ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। मिलिट्री अलायंस बोले तो
अगर किसी एक देश पे हमला होगा तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरा देश उसको बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ेगा, जैसे कि नाटो है। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्ट्रेटेजिक बोले तो सिर्फ बातों ही बातों में सारी बातें होंगी, सिर्फ बात करने के लिए है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए है, प्लानिंग करने के लिए ये अलायंस बना हुआ है। लेकिन इसी अलायंस ने आज के समय में चाइना की नींद उड़ा दी है। नींद क्यों उड़ा दी? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ होगा तो वो लड़ाई जाहिर सी बात है इंडो पैसिफिक में ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जापान और चाइना ये दोनों कट्टर दुश्मन रहे हैं, इतिहास गवाह है। जापान चाइना तो कट्टर दुश्मन है ही, लेकिन इस इलाके में और भी बहुत सारी लड़ाई हैं। बोले तो सारी की सारी लड़ाइयां बिल्कुल वोल्केनो माउथ के जैसी हैं, जो कभी भी फट सकती हैं और लावा निकल सकता है। उसमें सबसे पहला है चाइना का इन हाउस डिस्प्यूट, दैट इज चाइना ताइवान का डिस्प्यूट। आपको पता है ताइवान छोटा सा देश है, देश भी नहीं है, चाइना तो उसे अपना पार्ट बताता है, लेकिन ताइवान खुद को अलग बताता है। लेकिन ताइवान सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब है। 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन ताइवान कंट्रोल करता है। फॉक्सकॉन जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, ताइवान बेस्ड कंपनी है। ताइवान को चाइना एनेक्स करना चाहता है, लेकिन यूएस के पार्लियामेंट ने एक लॉ बना रखा है 1978 का कि वो ताइवान के इंडिपेंडेंस को, ताइवान के ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करे, जिसके कारण ये इलाका अपने आप में वोल्केनिक इरप्शन जैसा है। दूसरा जो वोल्केनो माउथ है, दैट इज साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। साउथ चाइना के पूरे पूरे रीजन को चाइना खुद का बताता है, जबकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज की माने तो उसकी एक लिमिटेशन है। लेकिन चाइना पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को खुद का बताता है, जिसके कारण जो नेबरिंग साउथ एशियन नेशंस है लाइक ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये अपनी आपत्ति दर्ज कराते रहते हैं और इनके बीच तनाव देखने को मिलते रहता है बीच बीच में। तीसरा जो वोल्केनिक पॉइंट है, दैट इज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया आपको पता है न्यूक्लियर वेपन बना के रखा है उसने, और साउथ कोरिया को यूएस बैक करता है। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट है कहीं ना कहीं, तो रशिया का बैकिंग है उसको, चाइना का बैकिंग है। ऐसे में इस पूरे रीजन में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया एक आइडियोलॉजिकल अलायंस लगते हैं, जबकि जापान और यूनाइटेड स्टेट एक आइडियोलॉजिकल अलायंस लगते हैं। तो ये पूरा रीजन बिल्कुल हिस्ट्री को समेटे हुए है, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 कुछ होगा तो वो इसी रीजन में होगा, वो कोरियन पेनिनसुला में होगा, वो ताइवान के लिए होगा, वो साउथ चाइना सी के लिए होगा, और मे बी वो सी ऑफ जापान के लिए भी हो। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया का साथ आना सबकी भलाई के लिए जरूरी है, क्योंकि चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में सबको ही कंट्रोल करना है। इंडिया को भी कंट्रोल करना है, इंडिया को भी चाइना को पीछे रखना है, ऑस्ट्रेलिया भी चाइना को पीछे रखना चाहता है, और जापान भी चाइना को पीछे रखना चाहता है, और यूएस तो चाहेगा ही।